हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ पार्ट 5th ऑफ रियल नंबर्स। ये सारे वीडियोस कंटिन्यूशन में चल रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले के 4 पार्ट्स ज़रूर देखें ताकि आपका एक फ्लो बना रहे और आपको चीज़ें सिर्फ बेटर वे में नहीं बेस्ट वे में समझ में आ सके। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था HCF और LCM को प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से कैसे फाइंड आउट करना है और HCF LCM में क्या रिलेशन होता है, और एक थ्योरम पढ़ी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस के एक एक सिंगल पार्ट करेंगे, क्योंकि बाकी सारे पार्ट्स तो वैसे ही करना है, तो अपन को सिर्फ कंसेप्ट समझना है। तो 5 से 6 तरीके के कंसेप्ट्स पे क्वेश्चन है इस पर, तो सबके एक एक पार्ट डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे करना है उनको। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें आपको एक्सप्रेस करना है जितने भी नंबर्स आपको दिए हुए, जितने भी पार्ट्स हैं, मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट लिया है। आपको हर नंबर को प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। घूम फिर के ये बोल रहा है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलिए करते हैं। इसका 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो 140 का, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। देखो बहुत ही ईजी है, पर एक बार आपको समझाने के लिए मैं कर देता हूँ, ठीक है। 270, 235, 5, 7 एंड 7, 1। तो 140 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कुछ इस तरह से है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और मैंने आपको बताया था इसको किस तरह से लिखना है पिछले वीडियो में। 2 को लिखेंगे अपन 2 का स्क्वायर, 5 सिंगल टाइम है तो 5 की पावर 1 एंड 7 टू द पावर 1। तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। सो यही आपका आंसर है, फाइनल आंसर है। ओके गाइस, तो अब देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। इसके बचे हुए सारे पार्ट्स को भी आपको इस तरह से लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 26 एंड 91। ये देखो मैंने एक सिंगल पार्ट लिया है, ये फर्स्ट पार्ट है आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, मैंने आपका सिर्फ सिंगल पार्ट लिया है। बाकी जितने भी पार्ट्स है आपको इसी तरीके से करना है, तो मैं आपको एक पार्ट समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है इसका 26 और 91 का आपको LCM और HCF फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करना है कि LCM और HCF जो होता है वो आपका दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जिन दो नंबर्स का आपने HCF निकाला है, जिन दो नंबर्स का आपने LCM निकाला है, उन्हीं दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल इन HCF और LCM का प्रोडक्ट होता है। ये आपको वेरीफाई करना है इसमें। अब देखिए कैसे लिखना है आपको वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो क्या करना है, HCM और LCM निकालेंगे। तो जब HCF और LCM निकालोगे तो उसके लिए अपन को प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं एक बार। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो आप इस तरह से कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 26 का होता है 2 इंटू 13 एंड 91 का होता है 7 इंटू 13। ओके, तो ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन है 26 और 91 के। अब आपको क्या करना है, HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो HCF क्या होता है, HCF को लिखने का तरीका ये है, अगर आप 26 का और 91 का निकाल रहे हैं तो ब्रैकेट में लिखेंगे 26, 91। तो दिस मीन्स दैट HCF ऑफ 26 एंड 91। तो HCF निकालते टाइम आपको याद रखना है कि हर कॉमन प्राइम फैक्टर का, सिर्फ कौन से प्राइम फैक्टर्स, ओनली कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कॉमन प्राइम फैक्टर लेने हैं और आपको उनकी सिर्फ स्मॉलेस्ट पावर को कंसिडर करना है। तो आप पहले तो ये देखिए इसमें कॉमन है कौन कौन। अगर आप इसमें देखेंगे 26 और 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन सा प्राइम फैक्टर कॉमन है, तो आपको दिखेगा ये 13। तो 13 जो ये प्राइम फैक्टर है वो दोनों में, 26 के भी फैक्टर्स में है और 91 के भी फैक्टर्स में है। तो आपके कॉमन प्राइम फैक्टर के नाम पे सिर्फ 13 ही कॉमन है। अब आपको लेनी है इन दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर। देखो याद रखने की मैंने टेक्निक भी बताई थी, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकाल रहे हैं तो आपको पावर लोवेस्ट कंसिडर करनी है। अब लोवेस्ट तो क्या, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 ही होगी। अगर यहाँ पर 7 होती और यहाँ पर 8 होती तो मैं 7 को कंसिडर करता। तो लोवेस्ट पावर को कंसिडर करना है इन केस ऑफ HCF। तो अब LCM की बारी। LCM को भी लिखने का तरीका तो यही है। तो LCM ऑफ 26 एंड 91 क्या होगा। अब LCM जब आप निकाल रहे हो तो आपको ईच एंड एवरी प्राइम फैक्टर को कंसिडर करना है। जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व है इसमें और इसमें, सारे आपको कंसिडर करने हैं। और कौन सी पावर लेनी है, आपको ग्रेटेस्ट पावर को कंसिडर करना है। किस केस में, LCM के केस में। तो अब देखो एक बार सारे प्राइम फैक्टर जितने भी इन्वॉल्व है सारे लिख लेते हैं। 2 इन्वॉल्व है, 13 इन्वॉल्व है, 7 इन्वॉल्व है और 13 तो अपन काउंट कर चुके हैं। तो 2, 7 और 13 इन्वॉल्व है। 2, 7 और 13 इन्वॉल्व है इनके प्राइम फैक्टर्स में। अब यहाँ पे आपको जो पावर लेनी है आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के केस में हाईएस्ट वाली। अब हाईएस्ट वाली जब पावर लेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 ही है, इसके भी 1 है, इसके भी 1 है और इसके भी 1 है। तो HCF तो 13 हो गया
और एलसीएम को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करना आसान है, तो 2 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेना और पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना। अदरवाइज आप अगर ऐसे करोगे 2 7 14, तो 14 इंटू 13 आपको करके देखना पड़ेगा, या फिर थोड़ी मेहनत भी लग सकती है। तो आप इसको बैक करें, 13 इंटू 7 हो गया 91, एंड 91 का डबल 91 इंटू 2 हो गया आपका 182। तो आपका एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट हो गया आगे। अब सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम को कैलकुलेट ही नहीं करना है, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ें। एक और पार्ट है इसका, वेरीफाइड दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। कहने का मतलब है कि ये जो अपन ने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था कि दो नंबर्स का एचसीएफ और दो नंबर के एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन जो होता है, तो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन उन दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो इसको वेरीफाई करना अपन को, तो वेरिफिकेशन का अलग से प्रोसेस होगा। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे देखें, वेरिफिकेशन लिख देना आप एक बार पहले, और उसको वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आरएचएस अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा और एलएचएस अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आरएचएस और एलएचएस कैलकुलेट करने के लिए अपन पहले आपको पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी होता है। जिन दो नंबर्स का आपने एलसीएम निकाला और जिन दो नंबर्स का आपने एलसीएम निकाला, उन्हीं दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल प्रूव करना है आपको। ये रफ कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देखें कि आपको एलएचएस तो अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा और आरएचएस को अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। एलएचएस में आपकी क्या है, एलएचएस में आपके है एचसीएफ इंटू एलसीएम, और आरएचएस में आपके उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट। तो दो नंबर्स कौन से हैं जिनके आपने एलसीएफ और एलसीएम निकाले हैं, तो एचसीएफ और एलसीएम निकला है 26 और 91 का। तो 26 और 91 का प्रोडक्ट करके आपको यहाँ देखना कितना आ रहा है, और एलएचएस में ये है इनका प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम का। तो एचसीएफ आपका कितना है, एचसीएफ है आपका 13, एचसीएफ आपका 13 और एलसीएम है आपका 182। तो इनका प्रोडक्ट आपको देखना है। तो ये आपका आएगा 13 इंटू 2, 13 26, 13 8 1 4 1 6 10 कैरी 30 30 एंड 23। तो ये आएगा आपका 2366। अच्छा, तो इसको भी मल्टीप्लाई करके एक बार देख लीजिएगा, ये भी इतना ही आना है, डैम श्योर 2366 ही आना है। 26 इंटू 91 में आपका कितना आएगा 2366। तो ये देखिए आप यहाँ से प्रूव होता है कि एलएचएस और आरएचएस आपकी क्या है, इक्वल है। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और आपको नीचे लिख देना है फिर हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। और लिखने के तरीके आपको खुद को ढूंढना है, कितना अच्छी तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना अच्छी तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके गाइस, तो ये थी कंसेप्ट की बात। आपको पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, और फिर आपको इसको वेरीफाई करना है। और वेरीफाई कुछ इस तरीके से करना है, आप ऐसा नहीं है कि अब इक्वल्स टू लेके चले, इक्वल्स टू एंड तक लेके चले, आपको इसको इक्वल प्रूव करना है, इसको इक्वल प्रूव करना है। तो इसको यहाँ पर आपको लाइन बनाना पड़ेगा, लाइन से इसको ड्रॉ करके इसको सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा, उसको सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखें कि 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, वो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपको 3 नंबर गिवन है, उसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम ये दोनों फाइंड आउट करना है इन 3 नंबर्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का भी 12 का तो बहुत ईजी है। 12 क्या होता है, 4 इंटू 3, 4 3 12 होता है। अब देखो ये ना ऐसे नहीं लिख सकते आप, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। तो आप 4 को 4 नहीं लिखेंगे, और क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और नहीं तो फिर आप ऐसे करके देख लीजिएगा। ओके, तो 4 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 3 कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 1। तो 12 हो गया आपका, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का। 15 का क्या लिखेंगे, 15 तो बहुत ईजी है, 3 इंटू 5, तो 3 ये ऐसे लिखी जाएगा 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। अच्छा, 21 का 21 भी बहुत ईजी है, 3 इंटू 7, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो मैं पावर के फॉर्मेट में ऐसे लिखा हूँ क्योंकि अपन को पावर को तो कंसिडर करना ही है एंड में, तो इसलिए इसको पावर के फॉर्मेट में लिख लेना चाहिए अपन को। अब उसके बाद में देखिए आपको करना क्या है, तो आपको ये करना है, जब आप एचसीएफ निकाले, जब आप इनका एचसीएफ निकाले, तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कॉमन प्राइम फैक्टर्स। इन तीनों में आप ये देखिए कौन से फैक्टर्स कॉमन है। तो यहाँ पे मेरे को क्लियरली दिख रहा है 3 3 3, ये 3 वाला जो फैक्टर है वो तीनों में। अगर लेट सपोज यहाँ पर 3 नहीं होता, लेट सपोज अगर यहाँ पे 3 नहीं हो, यहाँ पे कुछ और हो जाए, या फिर यहाँ पे 11 हो जाए, तो अब देखो ये 3 तीनों में कॉमन नहीं है। तो उस केस में फिर क्या होता है, 1 तो सबके मल्टीप्लिकेशन में होता ही है, तो फिर मैं यहाँ पे एचसीएफ 1 लिखूँगा। अगर यहाँ पर 3 नहीं होता तो 3 तीनों में कॉमन नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 में आ रहा है तो चलो लिख लिया यहाँ पे। अगर आप 3 नंबर्स का निकाल रहे हैं तो तीनों में वो चीज़ होनी चाहिए। तो हालांकि ऐसा भी यहाँ पे है नहीं,
बट अगर ऐसा होता कि अगर यहाँ पर 3 नहीं होता तो उस केस में फिर कॉमन कुछ नहीं आता और HCF निकल के आता फिर 1, क्योंकि 1 सब में कॉमन होता है एज अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अभी 3 है, तो क्योंकि 3 है तो यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर अपने पास 3 आ चुका है। अब पावर कौन सी लेनी है, तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते वक्त लोएस्ट पावर लेनी है। तो आप लोएस्ट पावर देख लीजिए, तीनों में से किसकी है, तीनों में सेम ही पावर है, तो 1 ही आएगी यहाँ पे, लोएस्ट 1 ही होगी फिर। अच्छा नेक्स्ट फिर अपन को निकालना है LCM। LCM कैसे निकलेगा, इन तीनों नंबर्स का LCM, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं 12, 15 एंड 21, इन तीनों नंबर का HCF है ये, और LCM इन तीनों नंबर का जो LCM होगा, उस केस में जब LCM पर आप निकाल रहे हैं तो LCM निकालते वक्त ईच एंड एवरी प्राइम फैक्टर को आपको कंसिडर करना है। तो यहाँ पर कितने प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व है, 2 इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व है, 5 और 7 इन्वॉल्व है। तो आपको सब लिख लेना है, यहाँ पे 2 भी लिख लेना है, 3 भी लिख लेना है, 5 भी लिख लेना है और 7 भी लिख लेना है। नेक्स्ट बात आती है पावर की, तो पावर आपको कौन सी कंसिडर करनी है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते वक्त मैंने आपको याद कराया ट्रिक से, वाइस वर्सा है, लीस्ट निकालते वक्त हाईएस्ट पावर को कंसिडर करना है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे देखें 2 की हाईएस्ट पावर 2 है। अगर लेट सपोज यहाँ पर एक 2 होता, उसकी पावर 4 होती, तो मैं यहाँ पे फिर 2 की पावर 4 को कंसिडर करता, ना कि 2 की पावर 2 को। बट यहाँ पर ऐसा है नहीं, तो आप बस याद रखिए इतना सा कि 2 की हाईएस्ट पावर को कंसिडर करना है। तो 2 की पावर 2 है, हाईएस्ट 3 की हाईएस्ट कौन सी पावर है, 3 की सब में सेम ही है 1, 5 की हाईएस्ट पावर सिंगल 5 है, सिंगल 7 है, तो 1 पावर इनकी हो गई। तो फिर एंड में आपको इनको सॉल्व कर लेना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 से 15 एंड 7 60 एंड 7 एंड 420। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। एंड आपको फिर एंड में लिख देना है कि HCF ऑफ द रिक्वायर्ड HCF ऑफ द गिवन नंबर्स इज 3 एंड रिक्वायर्ड LCM ऑफ द गिवन नंबर्स इज 420। लैंग्वेज लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके ऊपर, मैंने कितनी बार बोल दिया कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिप्रेजेंटेशन आंसर का कैसे कर रहे हैं। जिसका रिप्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा बोर्ड में उसको उतने अच्छे नंबर मिलने ही हैं। ये तो बात आप मान के चले कि जिसका जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा, जो अपनी कॉपी को जितना अच्छा सजा के आएगा, बोर्ड में उसको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। ओके गाइस, तो आप अच्छे से लिख के आएँ अपने एग्जाम में अपनी कॉपीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, अब देखो ये इस टाइप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड इस टाइप के भी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। ये आपका क्या दे रखा है, ये आपके 2 नंबर्स का HCF दे रखा है, ठीक है। आपको पढ़ना आ गया होगा अब तो। ये इन 2 नंबर्स का आपको क्या दे रखा है, HCF दे रखा है। कितना दे रखा है, 9। तो 9 वुड बी द HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स। अच्छा पूछा क्या है, फाइंड LCM ऑफ दीज 2 नंबर्स। तो उन्हीं दो नंबर्स का आपको क्या पूछ लिया है, LCM। तो ये देखो आपको पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर्स का आपको HCF गिवन है 9, आपको उन्हीं 2 नंबर्स का LCM निकालना है। तो जब ऐसा कभी कोई केस बन जाए कि आपको 2 नंबर्स गिवन है या फिर HCF और LCM गिवन है, और एक चीज़ आपको पूछ ली गई है, HCF दे दिया और LCM पूछ लिया गया, या फिर LCM गिवन है और HCF पूछ लिया जाए, तो उस केस में फिर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे। तो आपको पता है 2 नंबर्स का HCF और उन्हीं 2 नंबर्स का LCM, ये उन 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। अब 2 नंबर है कौन से, तो 306 और 657। तो यहाँ पर ये जो 2 नंबर्स है, पहला नंबर तो है 306 और दूसरा नंबर है 657। तो इन 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा कौन, इनके HCF। तो HCF इनका 9 है, और LCM अपन को कैलकुलेट करना है। तो LCM की जगह कुछ नहीं लिखे, LCM की जगह से वापस LCM लिख ले। अब जब आपको LCM निकालना है, तो LCM निकालना है तो इसके पास में प्रोडक्ट में जितनी भी चीज़ें वहाँ पे वो डिवाइड में जाएंगी। तो LCM कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट में इसके पास 9 है, उसको अपन मल्टीप्लाई से कहाँ भेजेंगे, इक्वल्स टू के उस तरफ डिवाइड में। तो ये जाएगा 657 डिवाइड बाय 9। अब ये 9 इसे कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लीजिए। 9 3 27, 3 9 4 36। तो नाउ फिर बचता है 34 इंटू 657। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये आपका कैलकुलेट हो गया आएगा 22338, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन पहले से कर रखी है ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत इजी कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके गाइस, तो आपका इस क्वेश्चन में था कि HCF आपको गिवन था, LCM आपको फाइंड आउट करना था इन 2 पर्टिकुलर नंबर्स के लिए। तो आपने इस फॉर्मूले का यूज़ किया, उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है आपको पता है उसके HCF और उसके LCM के इक्वल होता है। तो यहाँ से LCM कैलकुलेट करना था, 9 को उधर भेजा, सिंपल सी कैलकुलेशन थी और ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो गाइज अब क्वेश्चन नंबर 5 तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये थोड़े से लीक से हटके क्वेश्चन है। ये आपके क्वेश्चन जो है वो डिपेंड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे।
तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या था कि आप कोई भी एक कंपोजिट नंबर ले लो, आप उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। कोई भी एक कंपोजिट नंबर ले लो, आप उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। तो उस कंसेप्ट पे बेसिस ये दोनों क्वेश्चन है। तो देखते हैं एक बार कैसे करना है इनको। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, चेक वेदर 6 to the power n, check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो n यहाँ पर आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ये 6 to the power n जो है ये कहना चाह रहा है कि अगर आप इसकी पावर को ओपन करते हैं, अगर आप इसकी पावर को ओपन करते हैं एंड कोई भी एक नंबर लेके, तो क्या कभी ये जो नंबर है सॉल्व होने के बाद 0 डिजिट से एंड हो सकता है क्या? तो ये पूछना चाह रहा है। अब देखो वैसे प्रैक्टिकली अगर अपन क्वेश्चन को डायरेक्ट करें, जैसे कि लेट सपोज आपका 6 की पावर लेते हैं, n की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 6 to the power 1 होगा, तो 6 बन जाएगा। n की वैल्यू यहाँ पर ये n जो है उसकी वैल्यू अगर आप 2 लेंगे तो यहाँ पर 6 की पावर 2 36 होता है, तो अब 6 से एंड हो रहा है। 6 की पावर 3 लेते हैं तो 216 आएगा, फिर से 6 से एंड हो रहा है। तो 6 की आप कहने का मतलब है कोई भी पावर ले ले, 6 की कोई भी रैंडम पावर आप ले ले, 10 तक ले ले, 1000 ले ले, 150 ले ले, तब भी ये जो भी नंबर आएगा सॉल्व होने के बाद ये एंड तो 6 से ही होगा। कहने का मतलब है आप 6 की पावर कोई भी ले लो, ये जो भी नंबर सॉल्व होने के बाद मिलेगा आपको वो हमेशा 6 से ही एंड होगा। ये चीज़ आपके 6 के साथ भी है और ये चीज़ आपके 5 के साथ भी है। अगर आप 5 की पावर 1 लेंगे 5 आएगा, 5 की पावर 2 लेंगे 25 आएगा, 5 की पावर 3 लेंगे 125 आएगा, ठीक है। तो ये हमेशा 5 से ही एंड होता है। तो 5 और 6 आपके हमेशा 5 और 6 से ही एंड होंगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपका ऐसा लिख के आ जाए आपके भाई 6 जो होता है उसकी आप कोई भी पावर ले लो, आपका हमेशा वो डिजिट 6 से ही एंड होगा, कोई दूसरी डिजिट से एंड नहीं होता, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि वो नंबर आपको 6 की जगह 15 भी दे सकता है, 125 भी दे सकता है, कुछ और कोई भी डिफरेंट नंबर दे देगा आपको, और उसमें यहाँ पर वो नंबर दे के आपको पूछ लेगा क्या इसकी कोई पावर कभी 0 से एंड हो सकती है क्या, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 6 और 5 ही दे। तो करना कैसे है इस क्वेश्चन को फिर? तो आप इस तरह से तो कर नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन को करेंगे अपन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। अपन क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। n के बारे में अपन को कुछ पता नहीं है तो अपन एटलीस्ट 6 के तो प्राइम फैक्टर्स कर ही सकते हैं। तो 6 to the power n कैन बी रिटन एज 2 into 3 to the power n। अपन ने क्या किया, ये जो आपके पावर के अंदर 6 लिखा हुआ था उसको मैंने ब्रेक किया, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन आया मेरा 2 into 3, ठीक है। तो उसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया 2 into 3, और ये जो पावर है n उसको एज इट इज रखा है। अब क्या होगा, अब अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये पावर दोनों में सेपरेट होगी, 2 to the power n आएगा और 3 to the power n आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये जो भी नंबर है रेस्पेक्टिव यहाँ पर क्या लिखा हुआ है n की वैल्यू क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो भी नंबर होगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर आप उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ आपके 2 ही फैक्टर्स इन्वॉल्व होने हैं, और वो है आपका एक तो 2 और एक 3। n की कोई भी वैल्यू ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर n 10 होगा तो 10 times 2 आ जाएगा और 10 times 3 आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 25 होगी तो 2 जो है वो 25 टाइम्स आएगा और 3 जो है वो 25 टाइम्स आएगा। बट आना सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 ही है, ठीक है। उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 3 ही इन्वॉल्व होंगे और दूसरा कोई फैक्टर नहीं आना। इतना तो क्लियर हुआ, ठीक है गाइस। अब देखो पूछा क्या है इसने ये पूछा है कि क्या ये नंबर कभी 0 डिजिट से एंड हो सकता है क्या। अब एक बात सोचिए, अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है, लेट सपोज एक नंबर अपन लेके ही देख लेते हैं, अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है जैसे कि मान लो 50, ठीक है, 0 से एंड हो रहा है, ये जो नंबर है उसकी लास्ट एंड से मतलब है लास्ट डिजिट से, तो इसकी लास्ट जो डिजिट है यूनिट डिजिट जो है वो आपका 0 है, तो इसका मतलब है ये 0 से एंड हो रहा है। तो इसको अगर आप तोड़ेंगे तो ये 5 into 10 बनेगा। कोई भी आप रैंडम नंबर ले लो, जैसे 70 ले लिया तो 77 into 10 बनेगा। 130 ले लो तो ये 13 into 10 बनेगा, ठीक है। जो भी हो, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो उसमें एक 10 इन्वॉल्व होगा, ये तो आप श्योर बोल सकते हैं, उसमें एक 10 इन्वॉल्व होगा। कहने का मतलब वो 10 के टेबल में ज़रूर आएगा। और अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 10 आ रहा है तो 10 के जो फैक्टर्स होंगे 10 फर्दर टूटेगा और वो बनेगा 2 into 5। 10 टूट के क्या बनेगा, 10 बनेगा 2 into 5। कहने का मतलब ये है अगर एक नंबर 0 से एंड होता है तो वो 10 से डिविजिबल है, और अगर वो 10 से डिविजिबल है मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 2
मिनिमम एक 2 और मिनिमम एक 5 तो होगा ही होगा। एटलीस्ट एक 2 और एक 5 तो होना कंपलसरी है, क्योंकि एक 2 और एक 5 आपस में मल्टीप्लाई होकर 10 बनाएंगे और फिर फर्दर वो दूसरे प्राइम फैक्टर्स के साथ मिलकर वो 0 एंड में लग जाएगा। तो कहने का मतलब वो 0 से एंड हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर वो 0 से एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 प्राइम फैक्टर्स ज़रूर आने हैं, एटलीस्ट एक 2 आना है और एटलीस्ट एक 5 आना ही आना है। तो अब अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे, ये जो भी पावर n से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो भी नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, यहाँ पर तो सिर्फ 2 और 3 है, माना 2 है बट 5 तो नहीं है ना। अब n की जो भी वैल्यू n लेट सपोज 5 है तो बहुत सारे 2 हो गए, ठीक है, 5 टाइम्स 2 आएगा, बट 5 टाइम्स 2 का क्या करें, अचार डालें, नहीं ना, अपन को एक 5 तो चाहिएगा ना। जब तक इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक यहाँ पर 5 नहीं होगा, वो 5 इस 2 से मिलकर 10 नहीं बनेगा, तब तक 0 नहीं आएगा एंड में। समझ में आ रहा है आपको? जब तक एक 5 नहीं होगा, जब तक यहाँ पे 10 नहीं आना है, भली 50 2 लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना 50 बार 2 को, कभी वो आपका 0 से एंड नहीं होगा। तो 0 से एंड होने के लिए मिनिमम एक 2 चाहिए, मिनिमम एक 5 चाहिए। बहुत सारे होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और बहुत सारे 0 बन जाएंगे, बट एक 5 और एक 2 तो होना चाहिए। अगर लास्ट में एक 0 चाहिए तो यहाँ पर आपके 5 है नहीं। जब आपके 5 है नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 और 3 ही आएंगे यहाँ पे, तो 5 आना नहीं है। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि आपके वो एल्गोरिथम बोलता है, सॉरी वो थ्योरम आपके बोलता है कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पर तो 5 आया नहीं, और यहाँ पर जब 5 आएगा ही नहीं तो यहाँ पे ये कभी डिजिट जो भी है वो 0 से एंड कभी होगी नहीं। तो आपको इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज से पहले एक एग्जाम्पल है, उसमें 4 टू द पावर n लेकर आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो उसमें जो लैंग्वेज आपकी लिखी हुई है वही लैंग्वेज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि अपन एंड में यहाँ पे लिख देंगे 10 फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic. From fundamental theorem of arithmetic we can say that this prime factorization is unique. This prime factorization is unique, and this factorization does not have a 2 and does not have a 5, does not have a 5 as a factor, does not have a 5 as a factor. तो जब 5 नहीं है इसके फैक्टर्स में तो ये कभी 10 नहीं बनाएगा, और जब 10 नहीं बनाएगा तो 0 कभी नहीं आएगा। therefore this number can never be end with digit 0। देखो क्या होता है ना, इसलिए मैं आपको लिखवाता नहीं हूँ, ये थोड़ा सा बोरिंग भी है, ठीक है, और लिखने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, टाइम भी कंज्यूम होता है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि लिखने वाला जो मैटर है, लिखने वाला जो सब्जेक्ट है वो आप खुद से चूज़ करें कैसे लिखना है। थोड़ा सा पढ़े, बुक्स को पढ़े, थोड़ा सा रिफ्रेशर्स जो बुक्स मार्केट में मिलती है उनको पढ़े, और इंटरनेट से देख सकते हैं आप लिखना कैसे है। तो लिखना मैं आपको बार बार नहीं बताऊँगा, लिखना आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कैसे लिख रहे हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा आयो। जैसे आप मान लो ये एग्जांपल आपके 4 टू द पावर n का बुक में, तो आप 4 का क्या करेंगे, 4 के आप फैक्टर्स करेंगे। 4 के जब आप फैक्टर्स करेंगे तो वो आएगा 2 × 2, ठीक है। तो 2 × 2 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 2 एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 2n। अब यहाँ पे क्या है, देखो गाइस, ये n की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये n की कोई भी वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आनी तो यहाँ पे सिर्फ 2 की ही पावर है। तो जब सिर्फ 2 की ही पावर आनी है, यानी सिर्फ इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 ही आ सकता है। 1 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, n की वैल्यू पर डिपेंड करता है कितने 2 आ रहे हैं, नंबर ऑफ 2s कितने हैं। n की वैल्यू अगर वो जो भी होगा n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर 4 होगी तो नंबर ऑफ 2 जो है वो 8 हो जाएंगे, अगर ये 5 होगा तो नंबर ऑफ 2 10 हो जाएंगे। तो मतलब जो भी है, पर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आना है। तो जब 2 ही इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में है, 5 तो है ही नहीं। और विदाउट 5 के खाली 2 का तो क्या करें, विदाउट 5 के ये कभी 0 से एंड हो ही नहीं सकता। यही चीज़ आपके सेम चीज़ आपके 25 के साथ भी हो जाएगी। 25 अगर होगा, उसकी अगर पावर n होगी, तो यहाँ पे तो सिर्फ क्या है, ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे आपके सिर्फ 5 की पावर्स आनी है। तो जब 5 की पावर आनी है, अब यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको 5 5 5 5 बहुत सारे 5 मिल जाएंगे, बट 2 नहीं है। और जब तक एक 2 नहीं होगा तो 5 × 2 10 नहीं बनेगा, और 10 नहीं बनेगा तो 0 पीछे आएगा नहीं। और जब 0 पीछे नहीं आएगा तो दिस डिजिट कैन नेवर बी एंड विद द डिजिट 0। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और कुछ भी नहीं है। अब ये देखें, ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या है, ये दे रखा है, एक नंबर दे रखा है लंबा चौड़ा, वो बोल रहा है कि इसको सॉल्व करें और इसको एक्सप्लेन करें कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। मतलब ये कंपोजिट नंबर है, आपको ये एक्सप्लेन करना है बस कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। अब देखो फिर से वही बात आ गई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है कि अगर कोई एक कंपोजिट नंबर है तो आप उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। मतलब बहुत सारे प्राइम नंबर्स लिखे होंगे मल्टीप्लिकेशन में, यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे होंगे। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, देखो अगर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई, देखो एक चीज़ आपको दिख रही होगी, हालांकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर ये चीज़ मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ आपका एडिशन का साइन है, ये प्लस का साइन है। अगर ये मल्टीप्लाई का साइन होता तो मैं डायरेक्टली बोल देता कि भाई ये देखो बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये आपके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो ये आपका क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अच्छा दूसरी बात, ये दो क्वेश्चन एक साथ है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ये इसका सेकंड पार्ट है। मैं आपको एक पार्ट करा रहा हूँ, एक पार्ट आपको खुद से करना है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को देखते हैं अपन फर्स्ट पार्ट को कैसे करना है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका 7 × 11 × 13 + 13। अब देखो इस प्लस का अपन को इलाज करना पड़ेगा। इस प्लस का तो क्या इलाज है, इस प्लस का ये इलाज है कि अपन कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 13 यहाँ पर भी है इस प्लस के और 13 इस वाले फैक्टर में भी यहाँ पर एक 13 मौजूद है। तो अपन क्या करेंगे, 13 को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 13 कॉमन आएगा, जैसे इस प्लस के 13 कॉमन आएगा तो प्लस के इधर क्या बचेगा, प्लस के इधर बचेगा सिर्फ 7 और 11, मतलब 7 × 11। और प्लस के इधर क्या बचेगा, प्लस के इधर 13 कॉमन जा चुका है तो सिर्फ बचेगा 1। तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आता है 7 × 11 77 एंड +1 एंड दिस वुड बी रिटन एज 13 × 77 + 1 दैट इज 78। तो अब देखो अब यहाँ पर पहुँच गए। अब यहाँ पे पहुँच के आपको क्या करना है, अब ये जो भी नंबर था मेरे को सॉल्व करके देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जो भी नंबर था ये आपका इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, इस नंबर को आप इस तरह से लिख सकते हो। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस है प्लस साइन का। यहाँ पर इस नंबर में प्लस साइन आ रहा था, बट इसको मैंने थोड़ा सा अरेंज किया तो यहाँ पे प्लस साइन ये गायब हो गया। अब ये नंबर्स में सिर्फ प्रोडक्ट का साइन आ रहा है या फिर सब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है। तो अब मल्टीप्लिकेशन का जब साइन आ रहा है तो अपन बोल सकते हैं ये जो भी नंबर था, मतलब ये वाला नंबर है, तो ये जो भी नंबर है इसको आप प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एक कंपोजिट नंबर हुआ। अब सर प्राइम नंबर का है तो आप इसको और ब्रेक करोगे, 78 को ब्रेक करोगे तो वो प्रोडक्ट में ही ब्रेक होगा। तो जो भी ब्रेक होगा आएगा तो ये सारे प्राइम नंबर्स में ही। बट ये दिक्कत ये है कि यहाँ पर प्लस था तो इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना था, जो कि मैंने कर दिया। तो यहाँ पर अब सिर्फ मल्टीप्लाई के साइन है ये, और 78 आपका और ब्रेक हो जाएगा। जो भी है 78 को ब्रेक करोगे 2-4 फैक्टर और मिल जाएंगे आपको, बट आएंगे तो वो सारे मल्टीप्लाई में ही। ठीक है, तो ये जब सारे मल्टीप्लाई में है तो दिस नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये तो स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। तो दिस नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, देयरफॉर दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। ये चीज़ आपको इसके साथ भी करनी है। यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं ये सारे मल्टीप्लिकेशन चल रहे हैं, बट एक यहाँ पर प्लस है। देखो इसको आपको है ना नोट करना पड़ेगा, एक यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर ये 5 है, एक 5 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये पूरा एक फैक्टर है, ये पूरा एक फैक्टर है। एक प्लस के इधर एक फैक्टर है, प्लस के इधर एक फैक्टर है। यहाँ पर इन दोनों में 5 कॉमन है, तो जैसे ही आप 5 कॉमन लेंगे यहाँ पर कुछ आएगा 7 × 6 × 4, क्योंकि 5 तो कॉमन जा चुका है तो 5 यहाँ नहीं लिखेंगे, 2 × 1 1 तो क्या ही लिखना है। ठीक है, और प्लस के उधर बचेगा आपके पास सिर्फ 1, तो इसको सॉल्व कर लेना, 1 ऐड कर लेना, उसको और फर्दर फैक्टर हो जाएंगे। बट जो भी है ये अब कन्वर्ट पूरा हो चुका है मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पे प्लस का साइन नहीं बचा है। ये सॉल्व होने के बाद ये सिर्फ 5 × समथिंग बचेगा। जब 5 × समथिंग बचेगा मतलब ये सब आपके प्रोडक्ट की फॉर्म में आ चुका है। तो ये जो भी नंबर है ये आपके प्रोडक्ट की फॉर्म में आप लिख पा रहे हो, तो द नंबर विच कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इज नोन एज अ कंपोजिट नंबर। ये तो थ्योरम है आपकी, तो ये प्रूव हो जाता है आपका यहाँ पे। तो आई होप आपको आज ये एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई डाउट नहीं रहा होगा और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ शेयर करें जितना हो सके, और जाने से पहले लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।